बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया है जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप आए। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ जो इससे पहले मंजर आम पे नहीं आए। इस वक्त मैं आपके सामने अपनी एक्सक्लूसिव कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आया हूँ जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी। जी मैं आपको जी मैं आपको बताता हूँ जी। मेरा नाम है हमजा अजहर सलाम। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान डेली का एडिटर हूँ। और आज मैं आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा, तो प्लीज़ ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। जी ये मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लाया हूँ जो यहाँ पे भी रिपोर्टर्स को अवेलेबल है, जो भी लेना चाहे ले सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप प्लीज़ अर्ज सुन लें कि कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने एनसीए से पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि जी मैं बता रहा हूँ, आप काइंडली सुन लीजिए जी। आप सुन लें जी, अभी आपकी तसल्ली हो जाती है जी। प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, ये सवाल मैंने एनसीए से पूछा कि द मनी 190 मिलियन पाउंड्स विच वाज repatriated to the state of Pakistan was used in a completely different fine issued to Malik Riaz by the Supreme Court of Pakistan due to illegalities in Bahria Town, Karachi. NCA's understanding that the money would be used in the Supreme Court fine which had nothing to do with any investment Malik Riaz or his family may have had in the UK. इस सवाल का मुझे NCA का एक एक्सक्लूसिव रिप्लाई आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सब रिपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं। जो भी मेरे से रिक्वेस्ट करेगा, बाकी हमारी टीम से रिक्वेस्ट करेगा, उनको ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जी सर प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अच्छा, इसका जवाब आया, क्योंकि जवाब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं तर्जुमा कर। एक सेकंड सर। अच्छा, इसका जवाब आया कि द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट द मनी टू बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसका तर्जुमा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का और मलिक रियाज हुसैन साहब की फैमिली का, उसके अंदर ये बराह रास्त कहा गया था कि ये रियासत पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, इस हवाले से मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, कुछ वकला और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये क्लेम कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रियासत पाकिस्तान के अंदर शुमार होता है। तो इस हवाले से जी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। ये आर्टिकल मैं आपके सामने पढ़ूँगा कि द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके अंदर मजलिस शूरा और पार्लियामेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अ प्रोविंशियल असेंबली। जो स्टेट की डेफिनेशन है वो आईने पाकिस्तान बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी क्लियरली वाजे करता है। जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा जो 190 मिलियन पाउंड्स की सेटलमेंट थी ये सुप्रीम कोर्ट को जानी थी, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की एक कोशिश है जिसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं। उसके अलावा मैं अपने कुछ और जर्नलिस्ट भाइयों को, जिसके अंदर अहमद नूरानी साहब भी शामिल हैं और दीगर कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात क्लेम की थी और उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया था। वो जजमेंट भी मैं अपने साथ लेके आया हूँ। जो बात मैं आपसे करूँगा डॉक्यूमेंट्स के साथ करूँगा। ये वो जजमेंट है जिसका अहमद नूरानी साहब और दीगर कुछ जर्नलिस्ट जिक्र कर रहे हैं। ये जजमेंट है जी कोर्ट ऑफ अपील की, जो कि अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम का। ये केस हुआ था जब मलिक रियाज साहब का और अली रियाज साहब का यूके वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। 10 साल के लिए वो यूके एंटर नहीं कर सकते। इस जजमेंट में उनके वकला की तरफ से ये बताया गया था कि ये पैसा जो था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। इसका कतन ये मतलब नहीं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में जाना था या एनसीए की ये अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब मैं आपको ये सारा मैटर क्लोज करने के लिए, और ये ओपन है, यहाँ पे सारी हमारी सहाफ़ती बरादरी बैठी है, ये सब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करें। और जो एनसीए के ऑफिशियल थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी उनका नाम मैं आपके सामने बताता हूँ, आप उनको गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। स्टुअर्ट हैडली उस एनसीए के सीनियर ऑफिशियल का नाम है जिसके साथ मेरी एक्सक्लूसिव कॉरेस्पॉन्डेंस है।
और उन्होंने ये बात बराह रास्त बताई है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, 190 मिलियन पाउंड्स, जिसको इलीगली उस वक्त की इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसको एसेट रिकवरी यूनिट के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट के एक अनरिलेटेड फाइन में एडजस्ट किया। जी ये जियो का माइक हटा रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा तो ये इलीगली ये अच्छा नहीं, थैंक यू नहीं थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा तो ये मैं आपसे एक और बात शेयर कर लूँ कि उस वक्त की जो खान साहब की हुकूमत थी, ये मामला कैबिनेट के अंदर भी गया था, फेडरल कैबिनेट के अंदर, और उस वक्त एक कंसील्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए कैबिनेट से छुपा के ये इन्होंने ऑर्डर पास करवाया और इलीगली इसको एडजस्ट करवाया। आज भी कुछ ऐसे कैबिनेट मेंबर्स हैं जो उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, जिसके अंदर फैसल वाडा साहब भी शामिल हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये क्या माजरा था कि इतनी सीक्रेसी के साथ और इतनी आप कह सकते हैं कि डिस्गाइज के साथ ये उन्होंने पास करवाया। अब मैं आपके पास आऊँगा, जो मलिक रियाज साहब के बारे में नैब की प्रेस रिलीज़ आई है, शायद आप सब यहाँ पे बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी बैठे हैं, आपकी नज़र से गुजरी होगी। उस प्रेस रिलीज़ में भी अब ये बड़ा कैटेगोरिकल हो गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर लैंड माफिया है, जिस तरीके से उन्होंने स्टेट के कुछ एलिमेंट्स को मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है, अब उसका एहतसाब होगा। एक और ख़बर मैं आपको देता चलूँ और आप देखेंगे कि वक्त आने पे ये सच साबित होगा कि मलिक रियाज हुसैन साहब के रेड वारंट्स भी इशू होंगे इंटरपोल के ज़रिए और उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। इस वक्त ना वो बरतानिया जा सकते हैं, उनकी एंट्री बैंड है। पाकिस्तान में वो वैसे ही नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पे उनके केसेस हैं। यूएई के साथ पाकिस्तान की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, जिसके मुताबिक यूएई विल हैव टू एक्सट्राडाइट मिस्टर मलिक रियाज हुसैन बैक टू पाकिस्तान। लेकिन अब हम देखते हैं कि मलिक रियाज साहब, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं, काफ़ी कैपिटल है, अभी भी है, इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्होंने बहरिया टाउन दुबई लॉन्च कर लिया है। इस हवाले से उन्होंने कुछ तकरीबात भी की हैं, कुछ हमारे दोस्त भी उनमें शरीक हुए हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताएं, आप सब यहाँ बड़े लर्नड हमारे दोस्त और भाई बैठे हैं, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो दुबई जैसी इंटरनेशनल सिटी में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, अगर उसकी होम कंट्री से उसकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हो तो क्या उस पर कोई ट्रस्ट कर सकता है? क्या उस पर कोई रिलाई कर सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट पे डिलीवर करेंगे? और फिर एक और बात जो आप नैब की प्रेस रिलीज से देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान से इलीगली पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बहरिया टाउन दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, इनके साथ क्या होगा? इनका क्या कसूर है? क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में आके अपनी मेहनत की कमाई इसी तरह लुटा देंगे? तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अवाम इस बात को समझे कि जो कब्ज़ा माफियाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी कब्ज़ा ग्रुप बनाया, इलीगली लैंड को एक्वायर किया, जिसके फाइन्स अभी हमारे सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का 460 अरब रुपए का फ़ाइन मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता था। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि देखिए, चीज़ें वक्त के साथ अयां हो जाती हैं। बेशक थोड़ा टाइम लगता है सच को सामने आने में, लेकिन सच एक दिन सामने आता है कि जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है, क्या मलिक रियाज ने आउट ऑफ हिज गुड हार्ट, आउट ऑफ हिज फिलैंथ्रोपिक नेचर उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी? क्या इसके पीछे और कोई मुहर्रिकात नहीं थे? क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि जिस वक्त ये एनसीए की सेटलमेंट इलीगली उस सुप्रीम कोर्ट के फाइन में एडजस्ट हुई है, उसी टाइम पे मोर देन 450 कनाल्स लैंड, 28.5 करोड़ रुपया कैश, डायमंड रिंग्स और दीगर तहाइफ और चीज़ें इमरान खान साहब की फैमिली को वाया फरागोगी दी गई? क्या ये इत्तेफाक है कि मलिक रियाज हुसैन जो भी इक़्तिदार में होता है, किसी के लिए बहुत बड़ा मेंशन बना देता है, किसी के लिए यूनिवर्सिटी बना देता है, किसी को हीरे की 5 कैरेट की अंगूठियाँ दे देता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? तो अब ये चीज़ें सारी सामने आ रही हैं, अब सच को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपसे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी एक बात करना चाहता हूँ कि हम सारे यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं, हम बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, लेकिन
ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक बिजनेसमैन को आप उसका नाम ही नहीं ले सकते, आप उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं कर सकते। आप कोई स्टोरी करेंगे तो आपको या रिश्वत की ऑफर होगी, अगर आप रिश्वत रिजेक्ट करेंगे तो आपको डेथ थ्रेट्स मिलेंगी। मुझे खुद, मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 1 साल पहले भी मैं आया था और मैंने शेयर किया था कि मुझे कितनी डेथ थ्रेट्स मिली हैं मलिक रियाज साहब की तरफ से। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सहाफ़ती बरादरी से कि आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हुए। कोई भी लैंड माफिया, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और वो कितना भी उसके वसाइल क्यों ना हो, हमारा काम है कि हम रिपोर्ट करें विदाउट फियर और फेवर, और मलिक रियाज की हकीकत हम अयां करें। और अब जो कि पहले नहीं था, अब ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त की रियासत है, जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, वो मलिक रियाज की अकाउंटेबिलिटी करके रहेगी। और ये जो मलिक रियाज साहब कहते हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, नैब की प्रेस रिलीज़ का तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जो उन पर इल्ज़ामात लगे। मलिक रियाज साहब ने सिर्फ ये बात की कि मेरे सीने में बड़े राज छुपे हुए हैं। तो मलिक साहब, पूरी कौम आपसे रिक्वेस्ट करती है, मैं खुद पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ उनके नाम लें, जिसको आपने रिश्वत दी है, जिसने हराम का पैसा खाए, उनको एक्सपोज करें। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अवाम के सामने सच बोलें। आप कौम को और इदारों को और बाकी लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। और ये आपकी ब्लैकमेल की आदत अब बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए मलिक साहब, कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को आपने कुछ भी नहीं दिया, आपके पास कोई लेवरेज नहीं है। या तो बता दें कि आपने किस ओहदेदार को कौन से प्लॉट्स दिए हैं, कितने करोड़ों रुपया कैश दिए। प्लीज़ सर, पूरी कौम आपसे ये मुतालबा करती है। और आखिर में मैं अपनी पूरी सहाफ़ती बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख शुरू हो। जो एक ट्रेंड बना हुआ था, एक कल्चर बना हुआ था कि जी मलिक रियाज का नाम नहीं लेना, मलिक रियाज का नाम नहीं ले सकते जी, मलिक रियाज की खबर नहीं चलेगी। हम अपने एडिटर को बोलेंगे, अपने ब्यूरो चीफ को बोलेंगे, अपने मीडिया मालिक को बोलेंगे तो वो खबर रुकवा देगा। क्यों? क्योंकि मलिक रियाज कोई इश्तिहार दे देता है। भी मेरा भी मीडिया का इदारा है, हम भी बड़े फाइनेंशियली स्ट्रेन होते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा कौमी डाका हो, 190 मिलियन पाउंड, उसके अलावा जो बाकी मलिक रियाज साहब के फ़ाइन्स हैं, जिसमें 460 अरब रुपए का फ़ाइन है, ये आवाम का पैसा है। इस गरीब आवाम के बारे में भी हम सहाफ़ियों को सोचना चाहिए। क्या 460 अरब रुपए से कितने स्कूल बन सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड से कितने अस्पताल बन सकते हैं? क्या सिर्फ ये मलिक रियाज साहब के पैसे सिर्फ इन सियासतदानों को नवाजने के लिए ही बने हैं? और मैं खुद आपका सहाफ़ी भाई आपके साथ बैठा हूँ, अगर मैं रिस्क उठा सकता हूँ, अगर मैं अपनी जान दांव पे लगा के आपके सामने ये बात कर सकता हूँ, तो मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे यहाँ मेरे सीनियर भाई और मोहतरम जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको दावत देता हूँ कि आप ये नाम लें, खुल के बात करें। अब सिर्फ इस मुल्क में सच बोला जाएगा और मलिक रियाज का एहतसाब होगा। थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी, एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड जी, एक एक करके लेते हैं, सबके पास में आऊँगा जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था जो खान साहब ने बनाया था, वो उस वक्त ये सारे मेगा करप्शन केसेस को देख रहा था, और ये एसेट रिकवरी यूनिट के ज़रिए ये पैसा इलीगली ये सुप्रीम कोर्ट के फाइन में एडजस्ट किया गया। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सोचें आपके 2 जुर्माने हैं, आपके 2, जी मैं अपना जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपकी 2 लाइबिलिटीज़ हो, एक लाइबिलिटी आपकी बरतानिया में है, एक लाइबिलिटी आपकी पाकिस्तान में है, आप बरतानिया की लाइबिलिटी को पाकिस्तान की लाइबिलिटी से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो आप खुद समझदार हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी जी
जर्नलिस्ट का काम लिखना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो उसका काम लिखना चाहिए। जी ठीक, जी बिल्कुल। ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी 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 इसका अपने लिखे पे इत्मीनान नहीं है या उससे आगे जाके कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं सर, आगे जाने से सर आपका क्वेश्चन बजा है और मैं आपके सवाल की, सर एक सेकंड, एक पहले सवाल था, आपने, आप अपना जवाब तो सुन लीजिए जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इस मामले को आप अदालत में लेके जाएंगे? जी मैं एक सेकंड सर, मैं इस वक्त भी मलिक रियाज साहब के साथ लिटिगेशन में हूं। उन्होंने मेरे ऊपर 25 अरब रुपए के केसेस किए हुए, मैंने भी उनके ऊपर केसेस किए हुए, और मैं अदालत के पास जाने के बाद आपके पास आके बैठा हूं। और जो एक सेकंड सर, हम बहस नहीं कर रहे, आप इंतजार करें, हम अभी कोई, आपको मलिक रियाज साहब ने भेजा यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आप एक सेकंड, नहीं नहीं, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें। एक सेकंड सर, सर एक सेकंड, आपने सवाल पूछे, आप सवाल का जवाब सुन लें, आप सवाल का जवाब सुन लें सर, इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड सर, अगर तो आपने उनका एजेंडा करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक सेकंड जी, ठीक है। एक सेकंड यार सर, इस तरीके से सर, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल ख़राब करना है तो ठीक है, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, सबके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन सर इस तरह ना करें सर। एक करप्शन की स्टोरी आती है, हमारे अपने सहाफ़ी उसको रोकने की कोशिश करते हैं सर। जी मैं बिल्कुल, एक सेकंड रुकें, एक सेकंड सर, मैं उनसे माजरत करता हूँ, मैं सर आपसे माजरत करता हूँ सर, मुझे काइंडली जवाब देने की इजाज़त तो दीजिए, इस तरीके से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। सर मुझे जवाब देने की तो इजाज़त दीजिए सर, लेट मी सर, मैंने आपसे माजरत भी किया, मैं कह रहा हूँ जवाब देने की तो इजाज़त देना सर। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना चाहते हैं? एक सेकंड, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी, ठीक है, मैं भी अपनी लाइफ ऑन द लाइन करके आया हूँ जी। जी सर, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब, एक सेकंड, मुझे पहले उनका दे देना जी। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ सर। अच्छा, आपने पूछा कि मैं एक, सर आपने पूछा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पेश आई? बिल्कुल आपका बजा सवाल है और मैं आपके सवाल का एहतराम करता हूँ और इसका जवाब देने का भी राइट मैं आपसे चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दीजिए कि जी, इससे पहले मलिक रियाज के बारे में जो भी खबर आती थी वो किल हो जाती थी। हम डिफरेंट मीडियाज़ पे भी गए हैं, उनका नाम ही लेते थे तो वो सेंसर हो जाती थी। अब एक ऐसी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एक्सक्लूसिव, मैं आपसे एनसीए के ऑफिशियल का नाम शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आपने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना है, आप ज़रूर खबर पे कीजिए, आप कीजिए कि भाई आप गलत कह रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, आप एनसीए के पास जा सकते हैं और आप ये कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं आपके पास आया। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, आपका क्या सवाल? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इस हवाले से मैं आपकी अटेंशन में लाना चाहूँगा कि इससे पहले भी मलिक रियाज साहब के ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे मुझे पता है ये सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को स्टॉल किया जाता है, किस तरीके से ऑफिशियल्स को ख़रीदा जाता है। आज मैं भी आपको बता सकता हूँ कि कितने नैब के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो नैब से अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद बहरिया टाउन के एम्प्लॉइज़ बन गए। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशंस को स्टॉल किया गया, लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची, और वो ये थी कि उस वक्त की जो हुकूमतें थीं और किसी हद तक उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट्स भी थी वो भी किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ थी। आज शायद, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि आज आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आएगा। जी सर। ये केस पूरा 1 साल चला, 1 साल के बाद केस का फैसला आ गया,
मलिक रियाज प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया। अब ये स्टीवन हेडली अब कहाँ से आ गया? सुन लेना। जी 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 सर। 1 साल के दौरान पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केस भुगतता रहा, उसकी फैमिली केस भुगतती रही, सारा कुछ वहाँ चला। उस दौरान वेरी क्लियरली ये कहा जाता रहा कि ये किसी कौम को पहुँचाने हैं, वेरी क्लियरली, कोई डाउट नहीं था। फैसला आने के बाद जो डिस्कशन में इसमें कोई डाउट नहीं आया। आप एक डाउट क्रिएट करने आए हैं स्टीवन हेडली के जरिए कि स्टीवन हेडली से आपकी बात हुई है, उसने आपको जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसका मतलब उसने आपको समझाया कुछ, वो लेकर आप आए। ये स्टीवन हेडली साहब जो है ये अब इमरान खान या मलिक रियाज जब हाईकोर्ट में जाएंगे तो क्या स्टीवन हेडली वहाँ पर इसके खिलाफ पिटिशनर बनेंगे? आपने जी पूछा ये बात? जी, ये बात मैंने उनसे नहीं पूछी, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि ये कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के फाइन में एडजस्ट होंगे। नहीं, ये सर कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये शायद मीडिया के कुछ हलकों की तरफ से ये पॉइंट कुछ ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी हो। आपको पता है कि मलिक रियाज साहब का भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बड़े क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से जो भी उनके बारे में बात होती है वो बड़ी फेवरेबल होती है। लेकिन ये मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली विद डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये पैसे इस फ़ाइन के अंदर एडजस्ट होंगे। जी 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 जी। आपने लैब की बात की, लैब की मौजूदगी में मलिक रियाज अपने तमाम असासे बेच के सब कुछ करके हुकूमत की मौजूदगी में बाहर चला गया, कैसे चला गया? जी, मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि किस तरीके से मलिक रियाज साहब मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हुए। यकीनन उनको कोई फैसिलिटेशन फराहम हुई होगी, और अगर और बिल्कुल ये हुई है, और इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने मलिक रियाज साहब को बाहर भागने में मदद की। जी, जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं किसी इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं तो एक जी 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 नाम है इदारे का जिसने यहाँ पे लोगों को लूटा आपके बगौर, तो ये बहरिया लफ्ज को फौज का और हमारे अस्करी इदारों का ये उससे क्यों नहीं हटाया जाता? हम तो उस नाम पर एतबार कर लेते हैं कि बहरिया हमारी बहरिया का होगा, हमारी फौज का होगा, हम तो उस बेस पे धोखा खा जाते हैं। उससे ये नाम क्यों नहीं वापस लेते आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ये बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी नेवी को, हमारे पाक बहरिया को, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेवीज़ है, उसको बदनाम किया जा रहा है एक लैंड ग्रैबर के ज़रिए। और इसमें भी मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहता हूँ, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट्स थी, जो पिछले बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जो इस मुल्क में बैठे हुए थे, उन सब ने मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया है, और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है। और ये नाम ख़त्म होना चाहिए। हमारी पाक बहरिया की कोई एसोसिएशन किसी कब्जा ग्रुप के साथ नहीं होनी चाहिए। जी देखें, जो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जो उसके बाद हुकूमतें आई हैं, जिन हुकूमतों ने 97, 98, 99 में मलिक रियाज को बहरिया टाउन के साथ ये जॉइंट वेंचर किया, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, एंड आई थिंक दे शुड ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के साथ किसी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी का मर्जर करवा रहे हैं, और उसके बाद लोगों को बता रहे हैं कि आपने जो प्लॉट खरीदना है उसका ये तरीकाकार होगा, ऐसे पैसे जमा होंगे, ऐसे पैसे ट्रांसफर होंगे। तो नैब का क्या यही मैंडेट है कि वो लोगों के प्लॉट ले लेंगे, उनको रिलैक्स करवाएगा? जो उसके पास मेगा करप्शन स्कैंडल अभी भी वेबसाइट में डाटा पड़ा हुआ है, बिलियंस ऑफ रुपीज के मेगा करप्शन स्कैंडल पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे वो लोग भी शामिल हैं जो आज इक़्तिदार के वालों में बैठे हैं। उन पर नैब क्यों नहीं हाथ डाल रहा, बजाय कि लोगों की ये प्लॉट तकसीम कर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि नैब की एक बड़ी वसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे पहले जो आपने केसेस का हवाला दिया, इसमें कभी कभी हमने देखा है कि नैब के साथ कुछ प्ली बारगेन्स भी हुए हैं, कोई डील्स हुई हैं जिसके अंदर जो एब्सकॉन्डिंग पार्टी होती है या जो गिल्टी पार्टी होती है, वो कुछ पैसे दे के वो सेटलमेंट करते हैं, तो जो अफेक्टीज होते हैं उनको उसमें एडजस्ट करवाए होते हैं। तो ये एक नैब का प्रोसीजर है। लेकिन आई एग्री विद यू सर कि नैब का मैंडेट है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इस
इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तान में जितनी करप्शन हो रही है, जितनी लूट मार का बाजार गर्म हो रहा है इस गरीब मुल्क में, मेरे ख्याल में इनको इस पे भरपूर काम करना चाहिए और जो भी, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो, उसको कानून के कटहरे में आके खड़ा करना चाहिए। जी 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 सर। जी, मेरा मलिक रियाज साहब की वादा माफ़ गवाह बनने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मैं बिल्कुल अपनी चीज़ उसे ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सर अल कादिर ट्रस्ट की जजमेंट आ चुकी है, इमरान खान साहब 14 साल की सज़ा उनको मिल चुकी है, तो अब मलिक रियाज साहब जो कह रहे हैं कि जी मैं विटनेस बन जाऊँगा या मैं कर दूँगा, कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मलिक रियाज हैज़ नो लेवरेज ऑन एनीवन। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं जी, लास्ट 3 क्वेश्चंस। दुबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान नैब को इस वक्त एक इशू आया, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया कि जो भी पाकिस्तान के इन्वेस्टर है वो वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। मुझे ये बताएं कि नैब के पास क्या ये कराया गया है कि अपने इन्वेस्टर्स को या अपने लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए, इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए किस तरह के इकदाम करें? अगर उसका कोई लीगल तरीका है जिसने कि आपने कहा उसका रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसको और तरीके से लाया जाए, वो करने की बजाय ये जो तरीका कार है, एक इतराज ये है कि किसी दूसरे मुल्क में वहाँ की गवर्नमेंट उनको फुली फेवर देगी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बॉर्डर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। अगर उसका कोई लीगल एक्ट है तो वो होना चाहिए, ना कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भट्टी साहब आपका बड़ा मैं पहले इनका दे दूं, फिर मैं आप ही के पास आऊँगा सर। अच्छा ले लें। जी, जो दुबई की रूलिंग जी सर, मैं अगर आप इजाज़त दें। जी, ये तो सर आप नैब से पूछ सकते हैं, मैं नैब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में कोई नैब का नुमाइंदा होता तो वो इस पे आपको ज़्यादा लाइट कर सकता है। जी, और सर जो आपका सवाल था कि देखिए दुबई की जो रूलिंग फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी कई ब्रांचेस हैं और यकीनन जो मलिक साहब के पार्टनर्स होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे और मुझे यकीन है कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस भी की होगी। और इसके अंदर मैं बस ये ऐड करता जाऊँ कि जो UAE है वो पाकिस्तान का एक बहुत करीबी दोस्त है और जो भी पाकिस्तान की रियासत की रिक्वेस्ट होगी या जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। जी ठीक है जी सर। जी सर, वेरी काइंड। आई विश कि मैं इतना पावरफुल होता या इतना इन्फ्लुएंशियल होता जितना आप कह रहे हैं। शायद एक दिन मैं अपने सब साथियों के लिए यही दुआ करता हूँ कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। हमारा काम है सच बोलना, मैं भी सच बोलता हूँ। मैं एक बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई मल्टी बिलियनर नहीं हूँ जिस तरह मलिक रियाज साहब है, लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूँगा और मलिक रियाज के सामने तो कभी नहीं झुकूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, नहीं बस, नहीं बस, थैंक यू।